हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एजाज अहमद चौधरी साहब, जो कि साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं और बहुत ज़ाहिर है मोस्ट रेलिवेंट पर्सन हैं कि उनसे हम इन उमूर के ऊपर बातचीत करें। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब एंड थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहे हैं, वज़ीर आज़म का ये जो दौरा है इसकी क्या अहमियत आप देख रहे हैं? और दौरे तो काफ़ी हो रहे हैं, आपस में बातचीत राब्ते हो रहे हैं, कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि इन दौरों के समरात भी पाकिस्तान में नज़र आना शुरू होंगे? जी बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में दावत देने का। मेरे ख्याल में इतनी तेज़ी से तो समरात नहीं आएंगे और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको घर के अंदर भी बहुत सारा काम करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये दौरे या ये बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एक प्रोग्राम बना है कि जिस तरह इक़्तिसाद को ऊंचा करने के लिए अपने दोस्त मुल्कों से सरमायाकारी लाई जाए, क्योंकि खाली जो आपको एड पैकेजेस आते थे कभी, वो तो उन्होंने तो काम नहीं किया, हमें फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ, बल्कि कर्जा इतना चढ़ गया है कि अब हम उसकी अदायगी भी नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से ये जो एक फॉर्मेट बना है SIFC, जिसके तहत वो सरमायाकारी लाना चाहते हैं सऊदी अरब से, चीन से, इमारात से, शायद तुर्की से, तो कहूँगा अमेरिका से भी आनी चाहिए, यूरोप से भी आनी चाहिए, मलेशिया से भी आनी चाहिए। तो उसके तहत अगर इन मुल्कों से राब्ते हों और वो अपना सरमाया इसमें डालें, इस एतमाद के साथ कि उनको हमारी कोई सुर्ख फीता या ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे घबरा कर कोई नहीं आता। और दूसरा ये कि लॉ एंड ऑर्डर उनका ज़रा सिक्योर होगा उनके लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये दौरा मुफीद है उस लिहाज से, क्योंकि ये राब्ते पाकिस्तान की। लेकिन चौधरी साहब, हम तो ये भी देखते हैं, इसमें सिर्फ ये भी पूछ लूं चौधरी साहब, वजीर खारजा और वजीर खजाना वो भी दोनों साथ हैं और ये भी शुनीद है कि शायद IMF की जो लीडरशिप है उससे भी वहाँ वजीर आज़म की मुलाकात होगी। तो क्या आप समझते हैं कि जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, IMF के साथ जो मामला चल रहे हैं, उसमें भी इस मुलाकात का मुस्बत असर निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। देखिए, अब कोई भी जो डोनर है या इन्वेस्टर है वो ये चाहता है कि उसे एतमाद दिलाया जाए हाईएस्ट लेवल पर कि आपने अपने मुल्क की इक़्तिसाद को अपनी सबसे अव्वलीन तरजीह कर ली है। क्योंकि अगर आप आज भी सियासत में उलझे रहे और आपने अपनी इक़्तिसाद को वो अहमियत नहीं दी, वो तरजीह नहीं दी, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए क्या, ये सारे डोनर सब भाग जाएंगे, सब डर जाएंगे कि भाई इनको तो अभी अपना उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि ये उनका एतमाद बहाल रखें। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर को भी सीधा करें, ताकि जो इन्वेस्टमेंट जिसके लिए आप इतनी तगोदो कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो सके सही तरीके से और पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट हों, पाकिस्तान के लोगों को भी महसूस हो कि ये सारी जो इमदाद आ रही है ये इमदाद नहीं है बल्कि सरमायाकारी है, जिससे हमारी तकदीर बदल सकती है। लेकिन चौधरी साहब, अब हमारी रुकावटें सिर्फ ये नहीं है कि हमारे अंदर मुल्क में सिक्योरिटी के मामला हैं। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सिर्फ बैरूनी इमदाद का आना ही काफ़ी होगा या यहाँ के जो सियासी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं उनका भी बरकरार रखना ज़रूरी है? और सियासत, जब तक सियासत में इस्तेहकाम नहीं आएगा तो ये मामलात कैसे होंगे? क्योंकि सिर्फ बैरूनी सरमायाकारी आना ही तो काफ़ी नहीं है। सरमायाकार तो जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा जान और माल का, वहाँ पे अपने पैसे लगाएंगे और जहाँ पे कानून का निज़ाम जो है वो मजबूत होगा ताकि उनसे कोई ज़्यादती हो तो अदालतें दादरसी करें। तो इस बारे में आपका क्या कहना? मैं पूरी तरह आपसे इत्तफाक करता हूँ, इसमें कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी करेगा वो चाहेगा कि यहाँ सियासी इस्तेहकाम हो, यहाँ अमन आमा की सूरत हाल बेहतर हो, लॉ एंड ऑर्डर सही हो, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन हमें ये कदम तो उठाने हैं साहब। ये भी याद रखिए, बहुत सारे मुल्कों में सियासी इस्तेहकाम नहीं होता। बहुत सारे ऐसी मिसालें हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है। अमेरिका में भी इस वक्त है, जापान में है, इटली में है, नेदरलैंड में है, हिंदुस्तान में है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि आप अगर इसमें तरजीह रखते हैं इसकी और आप वाकई इस तरफ चलना चाहते हैं तो लोग हाथ पकड़ने को तैयार होंगे। ये एक रिस्क है जो हम ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप बाकी काम नहीं करेंगे, मैं आपसे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ कि अगर आप बाकी
जो वजह है लवाजमात पूरे ना करें। बिल्कुल ठीक, पूरा माहौल होना चाहिए, ये आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन चौधरी साहब, इसमें एक और फैक्टर भी है, वो ये कि जैसे अभी ईरानी सदर ने दौरा किया और उनसे अभी बातचीत हमारी किसी तरफ लगी भी नहीं थी कि उससे पहले ही अमेरिका के भी हदायत आना शुरू हो गई कि किसी तरह की भी उनके साथ ना नेगोशिएशंस या मुआहदे किए जाएं। तो हम लोग इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं क्या कि हमने जिससे चाहें, हम चाइना से चाहें, रशिया से चाहें, ईरान से चाहें, हम लोग ताल्लुकात भी बनाएं, चाहे वो इक्तिसादी हों, चाहे वो किसी भी तरह के हों। तो ये भी तो एक इशू है कि हम लोग क्या आज़ादाना अपनी खारजा पॉलिसी तरतीब दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते साहब। देखिए, आप ये तो अपना यानी जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड है। आप अगर अमेरिका की एक धमकी मानेंगे तो फिर वो 4 धमकियां और देगा। इसलिए ईरान एक आपका हमसाया मुल्क है और आपको उसके साथ ताल्लुकात उस्तवार करने हैं और इस तौर पर करने हैं कि अमेरिका की लगाई हुई सैंक्शंस वायलेट ना हो, और साथ ही साथ आपको अमेरिका में बड़ी शिद्दत के साथ सफारतकारी करनी है, ये समझाने के लिए कि साहब हम आपकी सैंक्शंस को वायलेट नहीं कर रहे, लेकिन ये भी तय है कि हम अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात रखने पे मजबूर हैं। पहले ही हम उनके साथ जो एक सस्ती तवानाई हमारे पास आ सकती थी, हम नहीं ले सके क्योंकि आपकी सैंक्शंस लगी हुई हैं। और जहां तक अमेरिका का ये ताल्लुक है जोर का कि भाई वो IMF से रोक देंगे, तो मैं कहता हूँ भले रोक दें। देखिए, बात ये है कि आपने किसी तौर पर कभी ना कभी तो अपने पांव पर खड़े होना है। आपने अगर दूर बांध के मुल्कों से सारी उम्मीदें बांधी हुई हैं और अपने हमसायगी में आपके इस तरह हालात खराब हों तो चलता नहीं। तो ईरान के साथ आपको ताल्लुकात रखने चाहिए जिस तरीके से। तो सब ये फरमाइएगा कि जो चीन के साथ जो ये जो आपकी मैं काइंडली आपसे पूछा इमरान साहब सिर्फ एक मिनट, वो ये है कि थर्ड टाइम मोदी को अगर आप इंडिया में प्राइम मिनिस्टर देखते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे रहेंगे? बिकॉज हमारे यहाँ पे तो दिया जा रहा है इंडिया से ताल्लुकात का। हाउ वुड यू सी कि इफ़ नरेंद्र मोदी थर्ड टाइम जो है वो दिल्ली में आते हैं तो उनका अप्रोच और रवैया पाकिस्तान के बारे में कैसा होगा? तो और क्या इंडिया पाकिस्तान के जो आपसी रिलेशन है वो क्या कोई आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे? देखिए, इसमें तो कोई अब दो राय नहीं रह गई कि नरेंद्र मोदी साहब और उनकी पार्टी बीजेपी की अपनी एक सबसे बड़ी तरजीह है कि वो हिंदुस्तान को एक हिंदू रियासत बनाएं, और उसके लिए वो तमाम तर इक़दामात उठा रहे हैं जो वो उठा सकते हैं। तो पाकिस्तान तो उसमें फिट इन नहीं होता। हाँ, मोदी साहब के आने से पहले कई बार ऐसे मौके आए कि ये दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात उस्तवार कर सकते थे, बेहतर कर सकते थे, तजारत भी हो सकती थी। बदकिस्मती से वो मौके ज़ाया हो चुके हैं। लेकिन अभी मैं ये समझता हूँ कि अगर मोदी साहब दोबारा आते हैं इक़्तिदार में और वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को थोड़ा बहुत बेहतर इसलिए करना चाहते हैं कि वो तारीख में कहीं ऐसा दर्ज ना हो जाए कि उन्होंने अपने तमाम हमसायों के साथ गलत या सख्त रवैया रखा, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पांस बनता है। ये नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान ना चाहे, कुछ भी सिग्नल ना दे और आप तजारत शुरू कर दें और आप सब कुछ, ये तो नहीं हो सकता ना। ताली तो दोनों हाथों से बजेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान के क़यादत को इंतजार करना चाहिए, अभी कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह से ये बातें हो रही हैं कि चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और किसी हद तक मलेशिया ये मिलके एक ऐसा ब्लॉक बना लें और यहाँ पे जो काम हो ताकि अमेरिका पे डिपेंडेंसी जो है कम से कम हो सके, तो आप इस हवाले से क्या फ्यूचर देखते हैं? क्या वाकई अमलन ऐसा मुमकिन है या सिर्फ बातें ही हैं? नहीं, बातें तो नहीं हैं। ये एक मुस्तकबिल की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं जिसमें US डॉलर के ऊपर जो इन्हिसार है सारी दुनिया का, उससे वो किसी तरीके से हट सके। ये 1 या 2 या 3 सालों की बात नहीं है, इसमें कई दहाइयाँ गुजर जाएंगी शायद, लेकिन ये कदम उठाया जा रहा है। बहुत सारे ममालिक हैं, जिस तरह रूस है, चीन है और हिंदुस्तान है, ब्रिक्स के बाकी ममालिक हैं, वो सब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी करेंसी में कुछ ना कुछ कारोबार करें। लेकिन आपने देखा कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका की जो इस दुनिया की इक्तिसाद के ऊपर जो उसका डोमिनेंस है, उसको एकदम से ख़त्म करना किसी भी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता कदम उठाए जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बहुत सा मिसाल के तौर पर
ईरान रूस से जो तेल हिंदुस्तान खरीद रहा है वो रुपए में खरीद रहा है। इसी तरीके से और भी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हो रही है, लेकिन अभी उनकी बड़ी कम महदूद तादाद में है। एकदम से नहीं होगा। चीन भी शायद नहीं करना चाहेगा, क्योंकि चीन की इक्तिसाद अमेरिका के इक्तिसाद के साथ और आलमी इक्तिसाद के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। तो ये बतदरीज अमल होगा, लेकिन मुझे सिर्फ यही नजर आ रहा है। चौधरी साहब, ये भी फरमाइएगा अफगानिस्तान के साथ मामलात को कैसे डील किया जाए। हम अमेरिका के साथ अगर कोई ताउन करते हैं किसी भी तरह का, तो अफगानिस्तान उसको बहुत पसंद नहीं करता है, और अगर अफगानिस्तान के साथ मामलात बेहतर होते हैं तो अमेरिका भी उस पर नज़र रखे होता है। तो आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान के साथ मामलात किस तरफ जाने चाहिए, और ख़ास तौर पर कुछ ये जो फैसले किए गए जिसमें मुहाजिरीन की अफगानिस्तान में वापसी भी शामिल था, जो गैर रजिस्टर्ड लोग थे, इस पर भी एक ज़ाहिर है लोगों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात थे। तो आपको क्या लगता है इस पर पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, इसमें ये तो बड़ी बदकिस्मती है कि तालिबान को पाकिस्तान ने तालिबान की वजह से दुनिया भर में बहुत मुश्किलात भी सही और अफगानिस्तान के इतने रिफ्यूजीज़ को भी पनाह दे रखी, लेकिन तालिबान ने भी आके ये सोचा कि चूंकि वो बंदूक के जोर पर काबुल आए हैं तो उसी हवाले से वो पाकिस्तान पर भी लेवरेज बनाएं, और उन्होंने प्रॉक्सी के तौर पर टीटीपी को बना दी हुई है। ये बड़ा दुख की बात है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में हमारी गलती ये हुई है कि हमने अफगानिस्तान की स्टेट को समझा नहीं। ये वो स्टेट है जिसमें तमाम तर हुकूमतें जो आई हैं उन्होंने कभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान के साथ जो है ताल्लुकात को इस तरीके से रखें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज मिले, लेकिन ये बड़ी शॉर्ट टर्म अप्रोच है। और मेरे ख्याल में तालिबान की हुकूमत को बताना चाहिए, उनके साथ हर किस्म की डिप्लोमेसी, हर चैनल खुला रखना होना चाहिए कि जनाब ये आपके अपने मफाद में भी नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने आपको रिकग्नाइज किया है, तस्लीम किया है, और आप इंसर्जेंट ग्रुप नहीं है। अब आप एक हुकूमत बन गए हैं, और आपके ये जो रवैया है इसकी वजह से सारी टेररिस्ट एंटिटीज दोबारा अफगानिस्तान में आ रही हैं। पाकिस्तान का आज पाकिस्तान में खून बहा जा रहा है, कल को दूसरे जो हमसाए हैं वो भी बड़े फिक्रमंद हैं। तो आप अपना ये रवैया तब्दील कीजिए, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम उनके साथ कोई टिट फॉर टैट करें, कोई बदले लेने की कोशिश करें, बल्कि तरीका इस तरह बनाएं कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को ज़्यादा करें, ट्रेड और ट्रांजिट ट्रेड को भी ना ख़त्म करें, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान की दोनों मुल्कों में पीस कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बिल्ड होती हैं। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, देखिए अमेरिका इस वक्त अफगानिस्तान में से बिल्कुल अपना हट चुका है। उसकी अपनी एक तरजीह है कि वो चीन के साथ मुसाबका करता है, और जिसके लिए वो हिंदुस्तान को अपना पार्टनर बना चुका है। इस वक्त वो अफगानिस्तान, बल्कि उसको सुबकी महसूस होती है कि उसने शायद पाकिस्तान की वजह से उसको ये दिन देखना पड़ा, इसलिए अमेरिका से कोई दिलचस्पी अब ना समझे कि आएगी। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि क्योंकि टेररिज्म बहुत तेजी से वहाँ जड़ पकड़ रहा है, तो सारे जो खित्ते के ममालिक हैं उनको अब बहुत ज्यादा आपस में कोऑर्डिनेट करके इनसे अफगानिस्तान से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये खतरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये पूरे खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगा। ठीक, एक आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़रूर राय जानना चाहती हूँ। फ़लस्तीन के इशू के हवाले से भी मुसलसल हम देख रहे हैं वहाँ पर जिस तरह से नस्ल कुशी हो रही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मामला सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं बल्कि यूरोप के और दीगर ममालिक में भी अब इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे शुरू हो गए हैं। यूनिवर्सिटीज़ में ख़ुद लोग जो है अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हों या उनकी अपनी मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ की, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स बाहर निकल कर अब मुज़ाहरे कर रहे हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है, कोई प्रेशर पड़ रहा है इसराइल के ऊपर, या वो अपनी ही धुन में मगन है और उसने वही करना है जो उसने करना है? देखिए, ये तो पहली बात है कि ये बड़े दुख और कर्ब की बात है कि जिस तरह के जुल्म और बर्बरियत इसराइल ने बर्पा कर रखी है गज़ा में, उस पे बहुत सारी हुकूमतें, खुसूसन अमेरिका और बहुत सारी यूरोपीय ममालिक आज भी इसराइल की मदद कर रहे हैं, जबकि उनकी अपनी अवाम इस जुल्म के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। और मेरा सलाम है यूनिवर्सिटी के तलबा को, जो एक यूनिवर्सिटी नहीं सारी यूनिवर्सिटियों के, और उन्होंने किस तरह दबाव एक डाल दिया है। पहले इसराइल ने ये कोशिश की कि चूंकि बहुत बड़ा उस पर दबाव पड़ता जा रहा था, तो उससे तवज्जो हटाने के लिए उसने ईरान को मुलव्वस करने की कोशिश की जंग में, और कोशिश की कि किसी तरीके से ये अमेरिका भी उसमें आ जाए। लेकिन चूंकि अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया कि वो नहीं आना चाहता जंग में, और ईरान ने भी ये साबित कर दिया कि आपकी जो मिलिट्री मशीन है, जिसको आप इनविंसिबल कहते थे, नाकाबिले तस्खीर कहते थे, वो देख लें हमने उसके अंदर पेनिट्रेट कर लिया है।
तो उसके बाद से इसराइल के पास वो ऑप्शन भी नहीं है। अब वो दोबारा रफा में, जहाँ पे इतने लोग जमा हुए हैं, उन पे ऑपरेशन करने जा रहा है। उसका प्रेशर इसलिए बढ़ा रहा है कि उसका ये ख्याल है कि ये हम मिस्र में धकेल दें इन सारों को और इस इलाके पूरे पर कब्जा करके ग्रेटर इसराइल बनाएं। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त तहरीक चल निकली है पूरे अमेरिका के अंदर, उससे मुझे लगता है कि अब मुश्किलात हो जाएंगी। अभी देखें, $14 बिलियन इसराइल की इमदाद का बिल पड़ा हुआ है सेनेट में, और बहुत इस वक्त प्रेशर डाला जा रहा है कि वो आप मत दें। मेरे ख्याल में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो इलेक्शन का जो पूरा है सिलसिला, वो भी अब खतरे में पड़ गया है, री इलेक्शन भी। तो इस वक्त दुनिया नेतन्याहू पे बहुत ज्यादा दबाव है, इंटरनली भी है। लोग वहां पे स्कूल बंद हो रहे हैं, लोग वहां से जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बैटल ऑफ नर्व्स चल रही है, ये ज्यादा देर नहीं कर सकेगा, और अगर ये करेगा तो इसराइल जो दुनिया की जो सबसे भयानक तारीख का बाब है वो लिखेगा, जो अपार्टहाइड से भी ज्यादा भयानक होगा और जेनोसाइड से भी ज्यादा। तो दबाव है। मेरी ख्वाहिश थी और है कि हमारी अरब दुनिया में और मुसलमान दुनिया में भी उसी किस्म का दबाव उठे जो उठना चाहिए था, वो शायद मैंने उस तरह देखा नहीं।